तो 12th की फिजिक्स कंप्लीट हो गई है, हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स भी कंप्लीट कर लिया है। 11th के पोर्शन में जो लास्ट चैप्टर बचा है हमारे पास में वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। और इस फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जो कवर करने वाले हैं वो है फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। इन सभी में मिलाकर के 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। और ये चैप्टर क्योंकि इजी है तो आपका स्कोरिंग है तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। कई लोग इसको छोड़ के जाते हैं, कई लोग कराते भी नहीं, पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन आप इसको ज़रूर करके जाएं क्योंकि इजी है और आपके नंबर्स में आराम से आएंगे। तो इसका फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पोर्शन है फ्लूइड स्टैटिक्स। तो पहले हम देखेंगे फ्लूइड्स क्या होता है। फ्लूइड का मतलब होता है द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, यानी जिसका प्रवाह हो सकता है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। और फ्लो आप जानते हैं कि 2 सब्सटेंस कर सकते हैं, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट दोनों को फ्लूइड कहा जाता है। पर इस चैप्टर में हम इस फ्लूइड के केवल लिक्विड पार्ट को पढ़ेंगे क्योंकि गैसेस के बारे में तो हम पूरा पढ़ चुके हैं केटीजी और थर्मोडायनामिक्स में। तो अब बच गया लिक्विड, तो लिक्विड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड इज द टाइप ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड का एक टाइप होता है जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है सॉलिड से कम और गैसेस से ज़्यादा होता है। गैसेस में जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उससे ज़्यादा फोर्स लिक्विड में होता है। फ्लूइड स्टैटिक का मतलब होता है लिक्विड एट रेस्ट, यानी इस चैप्टर में हम लिक्विड को रेस्ट कंडीशन में पढ़ेंगे। तो रेस्ट कंडीशन में जब हम पढ़ेंगे तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम। अगर हम लिक्विड के सब मिला के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि लिक्विड में कौन कौन सी गुण होते हैं। लिक्विड में डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी, थर्ड लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड प्रेशर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। लिक्विड रोटेट कर सकता है, लिक्विड में सरफेस टेंशन होता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड की जो कहीं ना कहीं इन्हीं चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं इसके अंदर डेंसिटी। डेंसिटी को रो से या फिर कई बार डी से दिखाते हैं।
अगर डेंसिटी का सिंपल मीनिंग देखा जाए तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अब लिक्विड का डेंसिटी और लिक्विड के वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो अगर आपने कंटेनर में एक लिक्विड भर दिया है, इसका मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम भी आप मेज़र कर सकते हैं, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी मास पर वॉल्यूम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड फॉर स्मॉल एलिमेंट, यानी कि नॉन होमोजीनियस सब्सटेंस होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग हो, जैसे ये कोई सब्सटेंस है और कहीं इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और कहीं इसकी डेंसिटी कम है, तो इसकी डेंसिटी नॉन होमोजेनियस मीडियम जो होता है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि डेंसिटी इसमें जो होती है वो हर जगह पर कांस्टेंट नहीं होती है, तो ऐसे में हम दो तरीके से डेंसिटी पता लगाते हैं। एक डेंसिटी ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो छोटा सा एलिमेंट मतलब हमने इसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी dm/dv, और ये एलिमेंट इतना छोटा है कि इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो लिमिट dv टेंस टू 0 या v टेंस टू 0, dm/dv, और ये अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग होगी। दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज डेंसिटी, और एवरेज डेंसिटी जो इसकी आएगी वो होगी टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। अब ये टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम एक फिक्स संख्या मिलेगी आपको, बट सब्सटेंस की जो डेंसिटी होगी उसकी वैल्यू अलग अलग जगह पर इससे अलग अलग आएगी, may have different value from average density। लेकिन हम एवरेज इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि टोटल मास में हमने टोटल वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया। डेंसिटी is a scalar quantity डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिक्सचर, अगर आप दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को मिला देते हैं तो उस मिक्सचर की डेंसिटी होती है, अलग अलग मासेस के लिक्विड आपने मिलाए हैं तो टोटल मास में आप टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, तो जितने भी आपने लिक्विड मिलाए हैं उन सबके मासेस को आप ऐड कर दीजिए और नीचे सबके वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए। मिक्सचर डेंसिटी की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए ऊपर वाला फार्मूला तो मेन है ही, लेकिन कई बार आपको अलग अलग लिक्विड का मास सेम दे रखा होता है और कई बार आपको अलग अलग लिक्विड का वॉल्यूम सेम दे रखा होता है।
ठीक है ना। मास सेम दे रखा है आपको, तो M1, M2, M3, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा V1, क्योंकि मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो V1 बराबर हो जाएगा m/ρ1, V2 हो जाएगा m/ρ2। अब आप वहाँ बैठ के कैलकुलेट करेंगे रो मिक्सचर। अगर दो लिक्विड की हमने बात की तो m प्लस m, m/ρ1 प्लस m/ρ2, m कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर m और m 2m हो गया और नीचे m हो गया, तो ये बन जाएगा 2ρ1 ρ2 बाय ρ1 प्लस ρ2। यानी कि अगर आपने दो अलग अलग लिक्विड्स को मिक्स किया है तो ये हो जाएगा 2/ρ बराबर 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। अगर आपने 3 लिक्विड्स को मिक्स किया है तो 3/ρ बराबर 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 प्लस 1/ρ3। ये फॉर्मूला कब बनेगा? ये फॉर्मूला तब बनेगा जब मासेस सेम हो। और अगर वॉल्यूम सेम दे रखे हैं आपको, ठीक है ना, वॉल्यूम आपको सिर्फ दे रखे तो m1 हो जाएगा v1, m2 हो जाएगा v2। तो दो मिक्सचर के लिए m1 प्लस m2 की जगह आप वैल्यू रखेंगे तो v कॉमन आ जाएगा और नीचे आएगा v1 प्लस v2। v1 और v2 को आपने v लिया है तो नीचे 2v आ जाएगा, तब रो मिक्सचर हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2/2। इसी तरह से अगर 3 मिक्सचर हैं तो ये हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3/3। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वॉल्यूम सेम होने पर और ये मास सेम होने पर। इस चैप्टर में बीच बीच में कहीं पर सॉलिड्स भी काम आएगा। तो डेंसिटी वैसे आप सॉलिड्स के बारे में जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो सॉलिड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सॉलिड्स में भी दो तरह की डेंसिटी होती है, एक होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और एक होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का मतलब मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, और ये होता है मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो आप कहोगे सर ये अलग अलग कैसे होते हैं? तो अगर पूरी तरह से बॉडी सॉलिड है, जैसे कि अगर हम एक सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये सॉलिड स्फीयर है और आयरन का बना है, और एक यहाँ पर होलो स्फीयर है, ये भी आयरन का बना है, ठीक है। तो अगर ये बॉडी पूरी तरह से सॉलिड है, जैसे कि यहाँ पर ये बॉडी पूरी सॉलिड है, ठोस है, तो इसमें तो दोनों चीज़ें एक ही हो जाएंगी। इसकी डेंसिटी को आप चाहे बॉडी की डेंसिटी बोल दीजिए, चाहे सब्सटेंस की डेंसिटी बोल दीजिए। अगर ये आयरन का है और ये बॉडी पूरी तरह से आयरन की बनी है तो ये हो जाएगा मास ऑफ आयरन यानी मास ऑफ बॉडी और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी। लेकिन यहाँ पर ये होलो स्फीयर है, ठीक है ना, तो इसमें दोनों डेंसिटी अलग अलग आएंगी। अगर ये आयरन का बना हुआ है तो इसके अंदर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अगर आप ले रहे हैं तब तो हो जाएगा मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आयरन। लेकिन अगर आप बॉडी की ले रहे हैं तो इस पूरे स्फीयर का मास
और डिवाइडेड बाय पूरे स्फीयर का वॉल्यूम। तो आपको ये दोनों अलग अलग आएंगे, हाँ बिल्कुल अलग अलग आएंगे, ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं आएगी। अब जैसे मान लीजिए कि आप कहेंगे सर इनमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास में कोई आयरन का टुकड़ा है ना, ये आयरन का टुकड़ा है। तो आयरन का जो टुकड़ा है वो तो आप पूरा सॉलिड आयरन होगा। तो आयरन क्या है, सब्सटेंस है, और ये सॉलिड बॉडी है। तो इसकी डेंसिटी अगर आप पता लगाएंगे तो जो भी इसका मास है वो आयरन का मास है, और इसका वॉल्यूम तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ आयरन। अब इसी आयरन से अगर आपने मान लीजिए कि एक स्फीयर बना दिया, होलो स्फीयर, तो अब स्फीयर का वॉल्यूम अलग होगा और आयरन का वॉल्यूम अलग होगा, क्योंकि आयरन छोटा सा था और आपने उससे स्फीयर बड़ा बना दिया। तो अब यहाँ दो डेंसिटी आ जाएंगी। अगर आप स्फीयर की डेंसिटी चाहते हैं तो वो आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर आप आयरन की डेंसिटी चाहते हैं तो वो उतना ही आएगा, क्योंकि मास तो उतना ही रहेगा, टुकड़ा तो वास्तव में ये था, और इसमें जो आयरन यूज हुआ है उसका वॉल्यूम इतना ही है। तो ये कहलाएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन, और ये कहलाएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो इससे हमें एक बात पता लग जाती है कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा दें बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो उसकी डेंसिटी को हम घटा सकते हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं ना कहीं आ चुकी होती हैं, जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी के बारे में सारी बातें आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। अब आगे जो आता है वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। हमारे यहाँ पर हम लिक्विड पढ़ रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय 1। लेकिन अगर आप रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे तो ये यूनिटलेस होगा, क्योंकि ये दोनों ही डेंसिटी का रेशियो है, तो यूनिटलेस होगा। ठीक है, तो ये था डेंसिटी से रिलेटेड। अब सेकंड टॉपिक पर आते हैं और वो है प्रेशर। मैकेनिक्स में प्रेशर का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर किसी सरफेस की हम बात करते हैं, कोई भी सरफेस है, अगर जैसे मान लीजिए सरफेस है, अब इस सरफेस पर इसके सरफेस के नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर मान लेता हूँ मैं इस सरफेस से थीटा एंगल पर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा फोर्स सरफेस के नॉर्मल ही है, तो यहाँ प्रेशर हो जाएगा फोर्स बाय एरिया। एरिया इस सरफेस का एरिया हो जाएगा,
और अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है तो आप इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट जो आएगा ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसमें से आप टेंजेंशियल फोर्स को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि प्रेशर जो आता है वो नॉर्मल फोर्स से आता है। तो यहाँ प्रेशर हो जाएगा एफ साइन थीटा बाय एरिया। ये तो मैकेनिक्स की बात है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है ना। कई बार इसकी यूनिट जो होती है वो एटीएम की फॉर्म में ली जाती है और 1 एटीएम का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.01 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1.01 10 to the power 5 पास्कल होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड। तो अगर ये कंटेनर पर आप विचार करें, ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। और ये लिक्विड आपको दिख ही रहा है कि रेस्ट कंडीशन में है। तो अगर हम इस लिक्विड के अंदर एक सरफेस एज्यूम करें, कोई भी लिक्विड का एलिमेंट एज्यूम करें, ये हमने लिक्विड का एक एलिमेंट एज्यूम किया है, लिक्विड के अंदर ही है, लिक्विड का ही पार्ट है ये, दिस इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड। और इस पार्ट की जो हाइट है अपर पार्ट की मान लेता हूँ h1 है और लोअर पार्ट की यहाँ पर h2 है। ठीक है ना। तो लिक्विड जो होता है, ऊपर का जो लिक्विड है वो इस सरफेस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा और नीचे वाला जो लिक्विड है वो इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। ये हाइट h2 मान लेता हूँ और ये हाइट में h1 मान लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आप ऊपर से डेप्थ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो इस पर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा वो डाउनवर्ड फोर्स इसमें दो होंगे। एक तो इसका वेट होगा जो नीचे की तरफ होगा और एक ये फोर्स है डाउनवर्ड जो F1 है। और इस पर जो अपवर्ड फोर्स होगा, ऊपर की ओर जो फोर्स होगा वो ये है और ये फोर्स है F2। इक्विलिब्रियम में जब ये लिक्विड का एक पार्ट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होंगे, यानी F1 प्लस mg बराबर F2 या mg बराबर F2 माइनस F1। ये इसकी हाइट ले लेता हूँ मैं h। तो मास हो जाएगा इसका, h हाइट है और a इसका क्रॉस सेक्शन है तो वॉल्यूम हो जाएगा h a और डेंसिटी हो जाएगी रो g। ये क्यूब है जो हमने लिक्विड का एक पार्ट लिया है। क्रॉस सेक्शन इसका a मान लेता हूँ और हाइट इसकी h है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ah। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
तो ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और जी यहाँ से आ जाएगा F2 हो जाएगा, जो नीचे से लग रहा है वो हो जाएगा P2A माइनस P1A ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो जी। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि इफ देयर इज द डिफरेंस इन हाइट इनसाइड द लिक्विड, अगर लिक्विड के अंदर हाइट का जो डिफरेंस है वो h है, तो प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय लिक्विड रो जी एच हो जाएगा। तो अगर आप कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में आप लिक्विड भर देते हैं, ध्यान रहे P2 माइनस P1 में जब यहाँ पे बात कर रहे हैं आप, तो ये P2 का मतलब लोअर जो पॉइंट नीचे है और P1 का मतलब वो पॉइंट जो ऊपर है। अब मान लीजिए ऊपर वाला पॉइंट ये A है जो ठीक एटमॉस्फेयर में है, और ये पॉइंट है B जो A से H हाइट नीचे या डेप्थ नीचे है। तो पॉइंट A इज इन एटमॉस्फेयर, जो इसकी सरफेस का पार्ट है बिल्कुल ऊपर ऊपर, तो इस पर प्रेशर हो जाएगा P0, और पॉइंट B जो है वो इसके अंदर है, एट हाइट H। तो हमने ये देखा है कि PB लोअर पार्ट माइनस अपर पार्ट इक्वल टू रो जी एच। जब पॉइंट B पर जो प्रेशर आएगा वो हो जाएगा PA प्लस रो जी एच, क्योंकि A पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो ये हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने आ गया, जो इस फ्लूइड मैकेनिक्स में हर जगह पर काम आएगा कि H डेप्थ नीचे है तो प्रेशर की वैल्यू P0 प्लस रो जी एच होती है। और आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर कि प्रेशर ड्यू टू जो फ्लूइड आया है ये डिपेंड कर रहा है हाइट पर, जिसको आप डेप्थ भी कह सकते हैं ऊपर से, लिक्विड की ऊपर सरफेस से डेप्थ पर, दूसरा डेंसिटी पर, और तीसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पर। और ये प्रेशर किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मास ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये लिक्विड के वॉल्यूम पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, और साथ ही क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा, साथ ही ये शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो आपको केवल डेप्थ देखनी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पर हम अलग अलग कंटेनर की बात करें, सपोज कीजिए ये कंटेनर है एक आपके पास में, एक कंटेनर आपके पास में इस तरह से है, एक कंटेनर आपके पास में इस तरह से है, और एक कंटेनर मान लेता हूँ आपके पास में इस तरह से है। और इन सभी कंटेनर में एक ही लेवल में लिक्विड भरा हुआ है,
और इस लिक्विड की जो डेप्थ है या हाइट है सब में, मान लेता हूँ h है सभी में। ठीक है, तो इन सभी के बॉटम पे जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर आएगा P0 प्लस रो GH। सभी में क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, सबका क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग है। यहाँ क्रॉस सेक्शन है A1, यहाँ क्रॉस सेक्शन है A2, यहाँ क्रॉस सेक्शन है A3, और क्रॉस सेक्शन का शेप भी अलग अलग है। लेकिन इन सभी में अगर H सेम है और लिक्विड वही का वही भरा है तो प्रेशर भी सभी जगह पर सेम होगा। ठीक है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल रहे थे, ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर होता है। यानी कि अगर आप रो GH में डेंसिटी आप मरकरी की रखेंगे, मरकरी की डेंसिटी होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। G की जगह आप 10 रखेंगे और H की जगह आप 76 सेंटीमीटर या 76/100 रखेंगे, तो जो प्रेशर आपको मिलेगा उसकी वैल्यू ठीक है। प्रेशर पर जो एप्लीकेशंस आती हैं वो होती है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ आपको क्या सिखाता है? अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, if pressure in the liquid is changed at any point, अगर आप किसी पॉइंट पर प्रेशर को चेंज कर दो, द सेम चेंज is transferred at all the points. Of liquid, वही चेंज लिक्विड में हर जगह पर हर पॉइंट पर उतना ही चेंज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, अब मैं इस कंटेनर के अंदर अलग अलग पॉइंट्स की बात करता हूँ। मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर अभी तो हाइट के हिसाब से अलग अलग होगा, अब अगर मान लीजिए आपने पॉइंट ए पर प्रेशर किसी वजह से बढ़ा दिया, प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट ए बाय डेल्टा पी। इसका मतलब पॉइंट ए का जो प्रेशर था वो P0 प्लस रो GH1 था, लेकिन आपने इसमें डेल्टा पी ऐड कर दिया। तो ये डेल्टा पी आपने कहाँ पर ऐड किया है? पॉइंट ए पर।
लेकिन ये डेल्टा पी अपने आप बी और सी पर भी ऐड हो जाएगा। बस इस पास्कल लॉ को अप्लाई करने की जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि लिक्विड जो है दिस लिक्विड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, यानी दबना नहीं चाहिए। तो जितना चेंज आप एक पॉइंट पर करोगे वही चेंज पूरे के पूरे लिक्विड में हर पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ठीक है ना, पास्कल्स लॉ पर बेस्ड जो डिवाइसेस हम बनाते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो ट्रेन वगैरह में होते हैं, बड़े बड़े ट्रक में होते हैं, हाइड्रोलिक जैक्स जो भारी वजन को उठाने के काम में आते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो लिफ्ट की तरह यूज में लिया जाता है। तो ये सभी जो डिवाइसेस होती हैं वो पास्कल लॉ पर ही वर्क करती हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक का जो प्रिंसिपल होता है उसको हम यूज करते हैं यूट्यूब के अंदर समझते हैं। तो यूट्यूब के अंदर हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं जो पास्कल लॉ पर बेस्ड होती है। तो ये यूट्यूब है। और अगर हमने इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया है दोनों इसकी साइड्स की अगर रेडियस बराबर है यानी मोटाई बराबर है तो ये लिक्विड जो होगा ये दोनों साइड में बराबर बराबर हाइट तक भरा जाएगा। यानी कि इफ रेडियस ऑफ बोथ साइड्स, इन साइड्स को कई बार आर्म्स भी बोलते हैं या कई बार लिम्ब्स भी बोलते हैं। अगर इनकी लिम्ब सेम है तो इनके अंदर लिक्विड की जो हाइट आएगी वो भी हर हालत में सेम ही होगी। तो ये लिक्विड अगर आपने भर के छोड़ दिया है, एक लिक्विड है इसके अंदर, तो अगर इस लिम्ब में ये h हाइट तक है तो दूसरे वाले लिम्ब में भी ये h हाइट तक ही रहेगा। अब अगर आप कोई भी पॉइंट देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट लेता हूं मैं A जो यहाँ से x डिस्टेंस पर है, इसके ठीक सामने ये पॉइंट है B जो यहाँ से x डिस्टेंस पर है। तो पॉइंट ये वाला पॉइंट एटमॉस्फेयर में है तो प्रेशर P0 होगा। तो A पर जो प्रेशर यहाँ पर आएगा वो होगा P0 प्लस रो GX और इतना का इतना प्रेशर B पर भी आएगा। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि जो पॉइंट्स सेम हाइट पर होंगे उन पर प्रेशर भी सेम होगा। इसका मतलब यहाँ पर A और B का प्रेशर बराबर होगा। ठीक इसी तरह से अगर इसी लिक्विड के अंदर आप अलग अलग पॉइंट्स देखते हैं, सपोज कीजिए ये पॉइंट है यहाँ पर C, ये पॉइंट है यहाँ पर D और ये पॉइंट है यहाँ पर E, तो इनका भी प्रेशर सेम होगा क्योंकि ये एक ही हाइट पर है। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि लिम्ब की साइड बराबर नहीं है
अब सपोज कीजिए कि ये लिम्ब ऐसा है कि इसमें एक साइड पतली और एक साइड चौड़ी है, लेकिन इसके अंदर अगर आपने एक लिक्विड भर दिया है तो लिक्विड फिर भी उसमें दोनों तरफ सेम हाइट पे रहेगा। दोनों आर्म्स हैव डिफरेंट रेडियस बट दोनों में लिक्विड का हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सेम हाइट पर प्रेशर सेम होगा। तो अगर यहाँ पर ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, तो यहाँ पर ए और बी पर प्रेशर सेम होगा। ठीक इसी तरह से अगर ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई, तो इन पर भी प्रेशर बराबर होगा। ठीक है ना। दोनों लिम्स में मास अलग अलग है क्योंकि क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। अब अगर प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इंक्रीज्ड या चेंज कर दिया जाए, इंक्रीज करें या डिक्रीज कर दिया जाए। सपोज कीजिए कि आपने क्या किया, आपने पॉइंट ए पर, चलिए दोबारा बना लेते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया, पॉइंट ए पर आपने पिस्टन रख करके आपने यहाँ पर वेट रख दिया। तो अपन हम बोले कि यहाँ पर हमने फोर्स लगा दिया F1, इसका मतलब अब ए पर जो प्रेशर होगा वो पहले से डेल्टा पी हो जाएगा, और डेल्टा पी जो आपने चेंज किया है वो है यहाँ पर F1/A1। तो बी पर भी प्रेशर इतना ही आगे बढ़ेगा। सेम चेंज इज प्रोड्यूस्ड एट बी, यानी ये फोर्स जो होगा वो यहाँ पर भी उतना ही ट्रांसफर हो जाएगा प्रेशर। तो F1/A1 की वैल्यू जो होगी यहाँ पर F2/A2 के बराबर होगी। तो बी पर जो चेंज आएगा, क्योंकि एरिया अलग है तो फिर फोर्स भी अलग हो जाएगा, आपको प्रेशर सेम रखना है। सेम चेंज इज प्रोड्यूस्ड एट बी प्रेशर में, इसका मतलब बी का जो प्रेशर होगा अब वो हो जाएगा पी बी प्लस डेल्टा पी, और डेल्टा पी की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो होगी F2/A2। तो दोनों तरफ चेंज बिल्कुल सेम हुआ है, इसका मतलब F1/A1 की वैल्यू बराबर होगी F2/A2 के। और हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम इसी प्रिंसिपल को यूज में लेते हैं। ठीक है ना। तो पास्कल्स लॉ हमने पढ़ लिया है, इसके एप्लीकेशंस हम कल सीखेंगे और साथ में आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी सीखेंगे। तो आपका फ्लूइड स्टैटिक खत्म हो जाएगा। टारगेट बना दिया हमने, हम 3 डेज में इस फ्लूइड वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। फिर 4th डे में हम विस्कोसिटी करेंगे और 5th डे में हम सरफेस टेंशन करेंगे। तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद में मैं डिवीज़न कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में डेली आपको डीपीपी मिलेगी, जिसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे, और डेली 40 से 45 मिनट्स में
हम एक टॉपिक रिवाइज करेंगे। ठीक है ना, और एक टॉपिक ऐसे रिवाइज करेंगे हम, और पूरा कोर्स वापस रिवाइज करेंगे। आप डेली के डेली 15 से 20 क्वेश्चंस करेंगे और ये पढ़ाई करेंगे, तो कुल मिलाकर के अगर आप घर पे 1.5 से 2 घंटा भी फिजिक्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा, ठीक है ना, 1.5 से 2 घंटा या पढ़ते हैं आप, तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, 100+ कर लेंगे। अगर आप 3 घंटा पढ़ते हैं तो आपका ये स्कोर 140 तक आ सकता है। 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो फिर मेरी ये गारंटी है कि जैसा मैं पढ़ाऊँगा आपको, जैसा आप इसमें से क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं आपका स्कोर जो है वो 160 से 180 के बीच में ले आऊँगा। लास्ट ईयर भी आपको पता ही है कि हमने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए थे। तो आप डिवीज़न कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, फ्री है, इसमें कुछ आपका पैसा तो लग नहीं रहा है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और मैं इतना चाहता हूँ मैं कि डेली का डेली कंटिन्यूटी में पढ़िएगा आप, ठीक है ना। और अगर आप 3 घंटे निकाल सकते हैं तो आपके 140 मार्क्स 100% क्लियर हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और 3 घंटे निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। आई होप कि केमिस्ट्री और बायो का कोर्स भी आपका ख़त्म हो ही गया होगा, ठीक है ना। तो अब आप रिवीजन ही शुरू कर रहे हैं, तो रिवीजन स्ट्रेटेजी आपकी यही होनी चाहिए कि आप पर डे 14 से 15 आवर्स पढ़ें। अब इस 14 से 15 आवर्स में बच्चा जो निकाल सकता है 4 घंटे, उसको निकालने चाहिए फिजिक्स के, लेकिन जो नहीं निकालना चाहता तो वो कम से कम 3 घंटे तो निकाले ही निकाले। तो वो 3 घंटे अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप चाहें, क्योंकि मैं क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा भी दूंगा, ऐसा और अनसॉल्व उसमें टेस्ट पेपर होगा जो आप ईमानदारी से बैठ कर घर पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।